Okay, we are all set, guys. It's recording quite well now. Uh, shall we start? It's already 5 minutes. Okay, let us wait for about a couple of more minutes. Ashley, Manisha, could you study the yesterday's topic, and do you have any problem with the last lecture? Yes, ma'am, I studied. Do you have any problem? Ma'am, Huh? Speaker. Keshav the case and there Kish. are one What about Keshwanand Bharti? preambles part of the constitutions that criticism part. What criticism are you talking of? There's no criticism that I have told you about. How can you criticize preamble per se? I don't understand your question. Will you please repeat, Manisha? Ma'am, like What language are you more comfortable with? Hindi is okay. yes, ma'am. हिंदी में बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. मैम सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपिनियन दिया था कि प्रियम्बल इज नॉट एन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फिर और एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया था कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. मैम व्हिच इज करेक्ट, व्हिच देखो, ओपिनियन इज नहीं नहीं, सुनिए, इसमें करेक्ट और गलत नहीं कुछ होता है. इट इज एक्चुअली अबाउट 3 cases दैट वी सॉ. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. एक था इसमें बेरुबारी यूनियन केस. ठीक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए, अगर केवल बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रियम्बल नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन एनफोर्सिएबल है, राइट. तो यस मैम. मान लीजिए कि आप चले गए कोर्ट में और आपने कोर्ट को बोला कि आप मेरे को, फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रेटर्निटी का एग्जाम्पल लिया था, है ना, कि मेरा फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में लिखा हुआ है और फ्रेटर्निटी जो है ये वायलेट हो रहा है. एसपी मैम मेरे को अपना भाई बंधु नहीं मानती, है ना, मुझे अपनी बहन नहीं मानती, मुझे अलग तरीके से ट्रीट कर रही है, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस वन, एंड आप उस पे एसपी मैम पे कार्रवाई कीजिए. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि नहीं भाई, क्योंकि प्रियम्बल तो नॉन एनफोर्सिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है, तो हम इस पे इसकी वजह से फ्रेटर्निटी का आपका जो वायलेशन हो रहा है, इसकी वजह से एसपी पे कार्रवाई नहीं कर सकते. ठीक है, तब उन्होंने ऐसे बोला. बेरुबारी यूनियन में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो फिर हम इसको एनफोर्स कैसे करेंगे, हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, है ना. हाँ मैम. लेकिन अगर अब हम लोगों ने ये भी समझा था कि प्रियम्बल जो है वो एक पूरे के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का काइंड ऑफ जिस्ट है, काइंड ऑफ समरी है ना, वो उसका फिलॉसफी दर्शाता है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी यूनियन केस के अंदर बोला कि अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कोई प्रोविजंस इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप इसको एज अ फिलोसॉफिकल टेक्स्ट प्रियम्बल को कंसीडर करके उसकी सहायता ले सकते हैं. ठीक है, हाँ मैम. ये हो गया बेरुबारी यूनियन केस में. ठीक है, उसके बाद फिर आया केशवानंद भारती केस. ठीक है, 1973 में केशवानंद भारती केस. इसमें एक्चुअली डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया बाय सुप्रीम कोर्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हम आपको बता चुके हैं पहले, है ना. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को धक्का नहीं लगाओगे, तो फिर आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं.
क्यों कर सकते हैं जब पूछा गया, तो बोला कि क्योंकि प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। यहां पे क्या बोला था, पार्ट नहीं है, इसलिए जस्टिशिएबल नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं है, और आप सिर्फ इससे असिस्टेंस ले सकते हैं, है ना। लेकिन अपने ही जजमेंट को जो बेरुबारी में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको केशवानंद भारती में रिवर्स कर दिया, मतलब घुमा दिया, मतलब उल्टा कर दिया। पहले बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, घुमा के उल्टा करके बोला कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती में बोला। ठीक है। Yes, ma'am. Yes. हाँ, देन द थर्ड वन इज LIC ऑफ इंडिया केस। LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो स्टैंड यहाँ पे केशवानंद भारती केस में रखा था, उस स्टैंड को रीआइटरेट किया। रीआइटरेट मतलब उसी को दोहराया और बोला कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल पार्ट है भाई, हम पहले भी बोल चुके थे केशवानंद भारती में कि इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम दोबारा से फिर रीआइटरेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है मनीषा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया पक्का, हाँ हाँ पूरी तरह से समझ में आया। ऑल राइट। हाँ मैम। और कोई, और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है प्रीवियस लेक्चर से? कोई प्रॉब्लम है? या तो आप लोग बहुत होशियार हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और या तो आप लोग बिल्कुल होशियार नहीं हो, क्या पढ़ाई ही नहीं कर रहे हो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। विच वन डू आई कंसिडर? व्हाट इज इट गाइज? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, पढ़ाई नहीं किया? सुरभि सरकार, राजूनाथ, नाबायन, खुंबर, एशली, am I audible guys? खुंबर, कोई दिक्कत है? नो मैम। आपने पढ़ाई किया कि नहीं कल के टॉपिक पे? एशली यू स्टडीड? आपने खुमर, आपने पढ़ाई नहीं किया? खुमार हमारे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होके नहीं चलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू कम टू राइट योर पेपर इन द एग्जाम, राइट? आपको अपना खुद मेहनत करनी है। यस मैम। है ना? यस मैम। सो वट एवर आई टीच हियर, यहीं पे बस चीजें खत्म नहीं हो जाती। You have to go back to your Lakshmikant, to your NCERTs, read things out, और हमने जो जो भी चीजें बताई है वहां पे आप देखिए बुक्स में कि आपको जो लिखा हुआ है वो समझ आ रहा है कि नहीं। यार पता है आपको हमारे साथ तो क्या होता था? आई यूज टू बी अ वेरी सीरियस स्टूडेंट, यू नो, सीरियसली, मतलब हम मजाक नहीं कर रहे सच में। तो ना जब हमारे टीचर पढ़ा देते थे, हर सब्जेक्ट का लगभग यही होता था, वेन एवर आई हैव गॉट अ गुड टीचर, तो वो ना जब हम घर पे जाकर के अपना दोबारा से उस चीज को पढ़ रहे होते थे, आई यूज टू फील लाइक वो टीचर हमारी कानों में बात कर रहा है, द एग्जैक्ट सेम थिंग्स। हमको ऐसे लग रहा होता था टीचर हमारे सामने बैठा हुआ है जब हम किताब पढ़ रहे हैं, यार एग्जैक्ट सेम सेम सी चीजें है, हाँ हाँ ऐसे बोला था, हमको समझ आ गया, यू नो। Does that happen with you too, guys? हाँ मैम। हाँ मैम। मनीषा, हाँ, आप क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आपको हो रहा होगा। वट एवर आई से, आपको चीजें याद आती होंगी जब आप पढ़ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो सब सुना सुना सा है ना? हाँ मैम, और इजी हो जाता है समझने ऑफ में। कोर्स, ऑफ कोर्स। सी गाइस, मनीषा इज स्टडीइंग तो उसको चीजें इजी लग रही है। मनीषा, आर यू अ बिगिनर, अ फ्रेशर? हाँ मैम, बिगिनर हूँ। Ashley, what about you? And Khumbar, have you attempted the examination earlier या आप भी beginner हैं? बिगिनर। Okay, so for beginners, I feel you, अच्छा Ashley भी beginner है, हमको लगता है you should be the most serious people here,
आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आई एम एट योर डिस्पोजल एनी टाइम। आप हमको मैसेज कीजिए ग्रुप पे, ये अपना टेलीग्राम चैनल पे हम स्पेसिफिकली हर लेक्चर के बाद एक पोस्ट डाल रहे हैं कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो उस सेक्शन के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, वट एवर इट इज। ठीक है, ओके, लेट अस नाउ बिगिन। इट हैज बीन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। ठीक है, हाँ मैम, हाँ मैम। okay, so today we shall look at two topics. Number one would be union and its territories and the other is citizenship. ठीक है, आप चाहे तो दोनों के बीच में थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, but let us first begin with union and its territories. ठीक है, so एक होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया और एक होता है यूनियन ऑफ इंडिया। Can someone tell me the difference? Can someone tell me the difference between the territory of India and the Union of India? मैम सेंट्रल एंड स्टेट। नहीं, no. Territory is a wider term as compared to Union of India. ठीक है, टेरिटरी वो सारी जोग्राफिकल लोकेशंस होती है जो इंडिया के अंडर में है। ठीक है, बट यूनियन ऑफ इंडिया जो है, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड नॉट द यूनियन टेरिटरीज और एनी एक्वायर्ड लैंड। आपको ये पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगी, वो सारी लैंड टेरिटरीज भी जो इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है। अगर आपको सिटीजनशिप के बारे में जरा भी पता हो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी हुई है कि इंडिया जब भी कोई नई टेरिटरी एक्वायर करेगा तो वहां के जो लोग होंगे उनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो बताने का मतलब यह है कि एक जगह पे नहीं, ऐसा कई जगह पे लिखा हुआ है कि इंडिया कैन एक्वायर अ टेरिटरी। इवन yesterday we saw कि हमारे पास सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी का क्या मतलब है? We can handle our internal as well as external matters and that we are completely independent। इन दोनों को मिलके मतलब हमने आपको बताया था क्या होता है, that we can cede a part of our territory to someone else या फिर we can acquire a part of territory into India। है ना, बताया था कल? किस किस को याद है बताया था? मनीषा याद है सॉवरेनिटी का मतलब? हाँ, सॉवरेनिटी का मतलब हमने बताया था कि वी कैन सीड अ पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी एंड आल्सो कैन एक्वायर अ पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस टेरिटरी टू आवरसेल्व्स। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया वो होता है जो हम लोग एक्वायर भी कर सकते हैं, बट यूनियन ऑफ इंडिया में ये एक्वायर्ड वाली नहीं आती एंड यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूडेड नहीं है। तो यूनियन ऑफ इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ यूनियन ऑफ ऑल द स्टेट्स। दैट्स इट। ठीक है, now when you know that union of India consists of only the union of states and nothing more than that, तो फिर आपको पता है कि इस चीज को छोड़ करके जो भी चीज है वो सारी की सारी टेरिटरी ऑफ इंडिया है and therefore it is a wider term। तो today we have for example इंडिया, यहाँ पे अगर थोड़ा चाइना का पार्ट हमने ले लिया, थोड़ा म्यांमार का पार्ट हमने ले लिया, बांग्लादेश को पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया, संभाल लिया, तो ये क्या हुआ?
दिस बिकम्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और फिर मान लो कि बांग्लादेश को पूरा एक स्टेट हमने बना दिया, एंड देन इट वुड बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द स्टेट्स, और बाकी जो हमारे यहाँ पे सारे स्टेट्स है फिर सबके यूनियन को मिला के फिर ये बांग्लादेश भी उसमें ऐड हो जाएगा, एंड देन इट वुड बी कॉल्ड एज द यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, गॉट इट? आई होप यू Yes. डू। यस, ठीक है। नाउ आर्टिकल 1 क्या कहता है? हु नोज व्हाट आर्टिकल 1 इज? Ma'am, Article 1 deals with two things. Hmm. One is name of the country and the two types of the polity. What types of polity? What types of polity are you talking of? Manisha, was that you? Ma'am, federal or आर्टिकल 1 हमारे देश का नाम बताता है और हम क्या है ये बताता है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत। आजकल ये डिबेट काफी छिड़ी हुई है, यू माइट नो। यस। Yes, ma'am. तो इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों भी वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट एवर आर्टिकल में लिखे हुए हैं। वी हैव टू नेम्स फॉर आवर कंट्री, इंडिया दैट इज भारत। And also here a personal story, you would be excited to know when I was to present my final project at the Harvard University, you know, I felt very proud to refer to my homeland as India that is Bharat. When I ended my presentation, the project, I referred to myself as Sneh Priyanka, coming from India that is Bharat. You know, it felt really great saying the entire, like both of the names of the country. So not many people know of Bharat as our name, therefore it made me feel quite proud. तो पर्सनल स्टोरीज याद रह जाती है, therefore I mentioned it here कि हमने इस तरह से संबोधित किया था। And why did I tell you the story? Because Article 1 says India, that is Bharat, shall be a union of states. Union of states, what is it? ये वाला union of states. ठीक है? Got it? And then उसमें फिर जब डिटेल्स है वो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं कि क्या स्टेट्स है ये, व्हाट आर दीज यूनियन ऑफ, ये हमने जो बोला ऑल द स्टेट्स, तो ये क्या क्या है, कौन कौन से है, इसका डिटेल्स फिर उसी आर्टिकल के क्लॉजेस में दिए हैं, शेड्यूल फर्स्ट में। ठीक है? इट ऑल्सो सेज दैट, जो हमने बताया कि एक्वायर्ड, इसकी जो बात हमने की वो भी कही गई है। वेल, in Article 2. It is about the admission or establishment of new states that are not yet part of India. अभी तक जो नहीं है, मतलब फर्स्ट शेड्यूल में जो नहीं है, मतलब the acquired ones. Right? Yes, ma'am. Then Article 3 says that you can form a new state. हमने बहुत सारे नए स्टेट्स बनाए हैं। रिसेंट वन इज तेलंगाना। Yes, ma'am. 2014. तो ये इस चीज का पावर कहां से मिलता है? आर्टिकल 3 से, कि आप
नए स्टेट बना सकते हैं। अब अगर नया स्टेट बन रहा है, पहले आंध्र था, आंध्र से कट के इधर तेलंगाना बन गया और इतना आंध्र रह गया, तो ये बाउंड्री अलग हो गई ना आंध्र की। पहले आंध्र इतना था, अभी आंध्र इतना रह गया, तो दिस ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज से भी डील करता है आर्टिकल 3। एंड अब ये जो नई टेरिटरी यहाँ पे बनी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ये नाम कैसे पड़ा, इसको नया नाम देने की भी बात करता है आर्टिकल 3। यू कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट, ऑल्टर द बाउंड्रीज और द एरिया ऑफ द स्टेट, एंड you can also alter the name of any state. ठीक है, दिस इज आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 एक और बारे में बात करता है कि अगर ये नया स्टेट बनाया जाता है तो इस नए स्टेट का जो नाम होगा वो, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट शेड्यूल में सारे स्टेट के नाम लिखे होते हैं, वो वहां पे जाएगा, ये जो नाम नया नाम है वहां पे जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, राइट। तो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट वेदर एंड हाउ you need to get things amended when it comes to formation of new state or alteration of new boundaries or areas and giving new names to the new territories or the existing territories, just you're giving a new name. तो कैसे आप करोगे इसको? So it says कि एक बिल होगा, उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे पार्लियामेंट में, सीधी बात है, हर बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, बट यहाँ पे आपको एक प्रायर रिकमेंडेशन लगेगा, किसका? श्रीमती, नो, प्रेसिडेंट का। अच्छा अच्छा, ओके। प्रेसिडेंट का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का लगेगा आपको प्रायर रिकमेंडेशन कि भाई हम ऐसे ऐसे स्टेट को आंध्र और तेलंगाना में डिवाइड करना चाहते हैं, आंध्र को डिवाइड करके दो बनाएंगे, दे दो परमिशन, तो दे देंगी परमिशन। अगर वो परमिशन दे देती है, मतलब प्रायर रिकमेंडेशन अगर प्रेसिडेंट से आता है, तब जाके बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में। अब इस बिल को पास भी करवाना पड़ता है, केवल इंट्रोडक्शन से तो काम नहीं ना चलता। इसको आप पास कैसे कराओगे? बाय ओनली अ सिंपल मेजॉरिटी। कुछ ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है, सिंपल सी बात है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50+1। 50 मतलब हाफ, जितना भी आपका स्ट्रेंथ है 50% प्लस एक व्यक्ति बस दे दे वोट, सिंपल मेजॉरिटी। मैम, हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और हाफ ऑफ दोज प्रेजेंट देयर दैट डे। ओके, सिंपल मेजॉरिटी। जितनी स्ट्रेंथ आज है ना, क्या कहते हैं, हाउस की, आज जितने लोग आए हैं, आज जितने प्रेजेंट है, 50% लोग और एक व्यक्ति ऊपर, इतना अगर मिल जाए, सिंपल 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 मेजॉरिटी। जो आप बोल रहे हैं टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, तो कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग एब्सेंट होते हैं, नहीं आते, और सबको बुलाना सबसे, क्योंकि पूरा जितना भी स्ट्रेंथ होगा उसका अगर आपको मेजॉरिटी लेना है, दैट इज अ काइंड ऑफ स्पेशल मेजॉरिटी, तो वो ना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज सारे लोग हमेशा प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं होता। और इतने सारे लोगों को आधे, मतलब फिर भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं आधे, मतलब तो इतने सारों को एक साथ एक चीज के ऊपर ले आना इज क्वाइट डिफिकल्ट।
And this is one of the major reasons why our constitution is also called to have a rigidity when it comes to its amendability. थोड़ा rigid है to amend. क्यों? क्योंकि इतने सारे लोगों को, हाफ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, इसको किसी भी पब्लिक इशू पे, किसी भी मैटर पे सहमति लेकर आना इज क्वाइट डिफिकल्ट. बट व्हेन यू हैव टू नेम a particular state or change the boundaries of that state or to create a new one, आप सिंपल मेजोरिटी से जा सकते हैं. जितने लोग हैं 50% अगर उसकी सहमति में है और एक मेंबर एक्स्ट्रा, सिंपल बात है, इसको पास कर दिया जाएगा. ठीक है. नाउ एज यू सेड कि स्टेट लेजिस्लेचर को पूछेंगे या उनके प्रायर रिकमेंडेशन है, तो आई टोल्ड यू प्रायर रिकमेंडेशन तो प्रेसिडेंट का होगा. और रही बात जो आप बोल रहे थे कि स्टेट लेजिस्लेचर, अभी आई विल टेल यू व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हियर. इसको एक्चुअली कोई ज्यादा इज्जत दी ही नहीं जाती. मतलब जब आंध्रा के 2 हिस्से हुए तो आप चाहेंगे कि आंध्रा से तो पूछ लो कि क्या वो टूटना कटना चाहता है ना. और अगर उसकी सहमति नहीं हो तो मत तोड़ो, मत करो, आप ऐसे सोचोगे, राइट. बट आर्टिकल 3 में इस तरह का प्रावधान नहीं है. सिर्फ ये होता है कि जब प्रायर रिकमेंडेशन देना होता है प्रेसिडेंट को, तो वो क्या करेंगी, वो बस स्टेट लेजिस्लेचर को पूछ लेगी, मतलब रेफर करेगी इस बिल को, बस बोलेगी कि भाई तुम्हारे स्टेट के टुकड़े होने हैं, बताओ, ठीक है, चलेगा. बिकॉज अभी यहाँ पे ना ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज का ज्यादा महत्व समझ में आएगा. द अंडरस्टैंडिंग थिंग दैट आई एम टेलिंग हियर, कि इस तरह से ध्यान में रखो, इस तरह से समझो उसको कि प्रेसिडेंट जो है ना एक बहुत ही सेंसिबल व्यक्ति है, उसके पास ना दिमाग है, राइट. जस्ट कंसिडर कि जिन लोगों को हम वोट दे रहे हैं, वो एमपी एमएलए बन रहे हैं, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन टू रीच दोज पोस्ट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आई एम टॉकिंग ऑफ. ठीक है. तो उनको उनसे इस चीज का अपेक्षा करना कि उनके पास दिमाग हो, ये हमको लगता है हमारी बेवकूफी होगी, राइट. तो उनसे अपेक्षा मत करो इस तरह की. बट प्रेसिडेंट पूरा देश चला रहा है, इज द हेड ऑफ द स्टेट, तो उसके पास तो दिमाग होगा. ओके. नाउ आप इस बात को गांठ बांध लो. आज हमने ये जो कहा कि प्रेसिडेंट के पास दिमाग है, अब ये चीज देखना बार बार आगे कितनी बार आएगी. ड्यूरिंग imposing of emergency everywhere, ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट्स, हर जगह पे, कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसके पास दिमाग है, ये ना बड़ी सेंसिबल चीजें करता है. ओके. तो याद रखने के लिए ऐसा सोचो, प्रेसिडेंट जिसके पास दिमाग होता है, उसके पास ऑब्वियसली दिमाग है, मतलब मोरालिटी है ना. उसको समझ में आता है कि यार आंध्रा को बुरा लगेगा, ऐसे हम टुकड़े कर देंगे, उसको बताएंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं, तो इसलिए प्रेसिडेंट जाता है आंध्रा के पास और उसको इस बिल को रेफर करता है, एंड इट आस्क्स फॉर देयर व्यूज इन अ स्पेसिफाइड पीरियड. बोलता है अगर आपको आपत्ति है तो आप इतने समय के दौरान बता देना कि आपको नहीं चलेगा ये चीज. ठीक है. अभी इसको बता दिया यहाँ पे, और इसका काम, प्रेसिडेंट का काम खत्म हो गया. ये इसको रेकमेंड कर देगा कि ठीक है, एंड देन ये बिल पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करवा दिया जाएगा, और आपका स्टेट नया बन गया, या स्टेट का नया नाम हो गया, या स्टेट का बाउंड्री चेंज हो गया. ठीक है. अभी क्या हुआ उस स्टेट का जिस चीज को प्रेसिडेंट ने पूछा था? मान लो अगर वो बोलता है कि नहीं हमको मंजूर नहीं है,
हम नहीं देंगे अपना तेलंगाना नहीं हम अपने आप से हटाना चाहते हैं, हमारे को पूरा फुल पूरा आंध्र पूरा चाहिए, तो क्या होगा भाई? वो कुछ नहीं प्रेसिडेंट होगा है। मैम। हाँ वो प्रेसिडेंट है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, वो सबसे बड़ा है, सबसे ऊपर है, तो ही इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस आइडिया कि कैसे नया स्टेट का फॉर्मेशन होता है, राइट? यस मैम। अब मान लो फॉर्मेशन तो एक बार हो गया, अगर इसको अमेंड करना है, एक बार जो स्टेट बन गया, ये जो बिल पास हो गया बाय सिंपल मेजॉरिटी, ये यहाँ पे हो गया, एक्ट बन गया है ना, पास हो गया, इसको अगर अमेंड करना है तब फिर से ये पूछेगा क्या इसको, स्टेट लेजिस्लेचर को? नो, देयर इज नो नीड फॉर अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट ड्यूरिंग अमेंडमेंट्स। ठीक है, और मान लो कि अगर ये अभी हमने एक स्टेट का एग्जाम्पल लिया था, आंध्र प्रदेश का, अगर ये पांडिचेरी होता, पुडुचेरी इज अ यूटी, अगर ये उसकी बात होती, उसके नेम को चेंज करने की बात होती या उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की बात होती, तब क्या होता? तब प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन देने से पहले इसको पूछने की भी जरूरत नहीं होती। नाउ कैन समवन टेल मी क्यों नहीं इसको पूछने की जरूरत होती? Because it is under the union, right? हाँ, It is under the union itself. So राइट, इट्स अ यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब द सेंटर रूल्स इट, द सेंटर गवर्न्स इट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट उसको नहीं पूछेगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट में बिल जा रहा है पास होने के लिए, तो भाई वो पार्लियामेंट की मतलब यूनियन की ही तो ओनरशिप है ना, और फिर पार्लियामेंट अगर उसको पास कर जाती है सिंपल मेजोरिटी पे, तो पार्लियामेंट का भाई मेरा ओनरशिप, मेरा मर्जी, मैं जो चाहे करूं। मैं अगर नेम चेंज करना चाहूँ भी, अगर मैं वो डाल भी रहा हूँ, बिल प्रपोज कर भी रहा हूँ पार्लियामेंट में, तो मेरी मर्जी भाई, मेरा ओनरशिप है ना। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस वन, आर्टिकल 3। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है आर्टिकल 1 to 3 में? एनीवन गाइस, टेल मी। ma'am, हाँ, recently the city of Andaman Nicobar and the Port Blair has they renamed the city, called now it will be known as Sri Vijayapuram. So for the city also, they don't have to. They similarly they have to present a bill or what, ma'am? नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं होता है। यू रीनेम द सिटीज, आपको सिटी को पूछना भी नहीं है। ऑलराइट, it Okay, is ma'am. only about the renaming or altering the name or the boundaries of a state। क्यों state? क्योंकि इंडिया, दैट इज भारत, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स वो वाले स्टेट्स जो शेड्यूल 1 में दिए गए हैं, वहां पे सिटीज का जिक्र नहीं है। Parliament has no role to play when it comes to city का renaming. Got it? Okay? Yes, ma'am. हसलर, आपका नाम क्या है? Saurav, ma'am. अच्छा, you are Saurav. Okay. There are 3 Sauravs. My Okay. name is Saurav Bhattacharya, ma'am.
Saurabh Bhattacharya. Yes. I don't know the other two the other two Saurabh's surname. Nor am I concerned about it. I just was curious कि ये हसलर तो नहीं है नाम, क्या नाम है? ठीक ठीक है सौरभ. I hope you got the idea of naming and renaming the states. ठीक है? Did you get it? Saurabh? Yes, ma'am. Okay. Now, Article 4. Who knows what it is? What does it talk about? Who knows about Article 4? None? Okay, let me tell you then. Article 4 कहता है कि जो भी changes Article 2 and Article 3 के तहत हुए हैं, उन changes को आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे. डिड आई नॉट टेल यू कि यहाँ पे जो बिल पास हुआ है और ये जाके एक्ट बना है ना? आई टोल्ड यू दिस राइट. तो अगर कोई बिल है, एक्ट बना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज किया जाएगा, तो मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है ना? बट आर्टिकल 4 स्पेसिफिकली सेज कि अगर इस तरह के कोई चेंजेस होते हैं अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, जैसे कि नया कोई टेरिटरी हमारे में समा लिया जाए या उसका एस्टैब्लिशमेंट हो जाए या किसी का रिनेमिंग, कोई स्टेट का रिनेमिंग हो जाए या ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज हो जाए, या कोई नया स्टेट बने, तो ये सारी चीजें which comes under Article 2 and Article 3 ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है. These are simple procedures of constituting a new state, altering the boundaries of the existing state, naming and renaming the existing state, admission of a new territory into the territory of India, ठीक है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं है. और यही कारण है कि इस तरह के जो चेंजेस है, दीज आर डन बाय सिंपल मेजॉरिटी. When we would look at the chapter on amendment of the constitution, we would see कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा दी जाती है and they might not be called as constitutional amendments. Okay, so constitutional amendment is needed अगर हमारी टेरिटरी से कोई टेरिटरी सीड हो जाती है, बाहर चली जाती है. यहां पे आपको चाहिए होगा, हमने क्या बोला, एक्वायर करने के लिए अगर नया आप अपने में समा लो तब नहीं चाहिए, मतलब तब अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है. सिंपल बिल पास करो एंड दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. ठीक है, बट अगर आप अपने यहां से अपनी कोई टेरिटरी सीड कर जाते हो, जैसे व्हाट डिड वी डू,
We had 9th Amendment. This was the Berubari Union case that we spoke of yesterday. तो क्या था? इंडिया की ये टेरिटरी है, ये बेरूबारी है इंडिया के बीच में, एंड दिस वाज गिवन टू पाकिस्तान. तो इसके लिए हमारे को अमेंडमेंट करना पड़ा. दिस वाज एन एनक्लेव दैट वाज ट्रांसफर्ड और ceded to Pakistan, and therefore it needed an amendment known as the 9th Amendment. और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में हमने आपको कल बताया था कि preamble is not a part of the constitution, ये कहा गया था. सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस चल रहे होते हैं तो कुछ बातें होती है और वो बातें रिकॉर्ड कर ली जाती है. सिंस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जुडिशियरी को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखा जाता है, तो इसका मतलब है इसकी चीजें रिकॉर्ड करी जाती है. तो बेरूबारी यूनियन केस वाज वन सच जहां पे ये चीज कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रिकॉर्ड हुआ था. राइट मनीषा, आई होप यू हैव बेटर क्लैरिटी नाउ. Yes, ma'am. ओके, तो बेरूबारी यूनियन केस ये था जहां पे 9th अमेंडमेंट से हमको सीड करना पड़ा था बेरूबारी टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान. तो मतलब जब आप सीड करते हो तो आपको अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है. देन यू हैव टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट अदरवाइज सिंपल मेजोरिटी से पास करो, उसको आप अमेंडमेंट नहीं बोलोगे अगर वो चीजें आर्टिकल 2 and 3 के अंडर में आ रही है तो. राइट तो इसका मतलब ही ये होता है कि जब हमने बोला कि ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट अगर आप सॉल्व कर रहे हो और उसकी वजह से आपकी बाउंड्री में ऑल्टरेशन हो रहा है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं लगेगा. राइट क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 3 के अंडर में आ रहे है ना. So constitutional amendment is not needed for settlement of boundary dispute, and it can be done by an executive action as well. इसके लिए फिर आपको बिल लगा के स्टेट को अपने व्यूज पूछ के, वो स्टेट जो भी व्यूज देता है उससे बाउंड ना होते हुए फिर उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करके फिर उसको सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाने की जरूरत भी नहीं होगी. यू कैन डायरेक्टली गो फॉर एन एग्जीक्यूटिव एक्शन व्हाइल सॉल्विंग अ बाउंड्री डिस्प्यूट. ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शन समझ में आता है. एग्जीक्यूटिव एक्शन समझ में आता है सुशांतो? सौरभ, एग्जीक्यूटिव एक्शन समझ में आता है? Yes, ma'am. What is it? Like, for example, the Home Ministry has issued a notification to change the name of that city. That can be called an executive action. सिटी का ही आपने एग्जांपल लिया और होम मिनिस्ट्री ही जो भी सारे करेगी तो उसको आप एग्जीक्यूटिव No, एक्शन ma'am. बोलोगे Like, क्या? no. I'm just giving an example. Like नहीं, municipality also. नहीं, टेल मी व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव एक्शन. Like कौन कौन कर without सकता है या किस लिए होता है ये मत बताओ. एग्जीक्यूटिव एक्शन होता क्या है ये बताओ.
मैम विदाउट पासिंग एनी बिल और राइट राइट एनीथिंग। राइट राइट, वही हमने आपको बोला ना कि सिंपल मेजॉरिटी बिल इंट्रोड्यूस करना है, पास करवाना है, ये सारे चक्कर में पड़ने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन करवा लो। एग्जीक्यूटिव एक्शन करवा लो का क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे कोई एक रेसिडेंशियल एरिया है, उसे कोई फिर म्यूनिसिपैलिटी कोई वही बात, यू आर गिविंग एन एग्जांपल नॉट एन एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ। Okay. Let me tell you. Let me give you a little clarity upon this. एग्जीक्यूटिव एक्शन का मतलब ये होता है जो एग्जीक्यूटिव साइन करते हैं। एग्जीक्यूटिव ने साइन कर दिया तो वो आपका लॉ बन गया, रूल बन गया, रेगुलेशन बन गया। ठीक है, अभी आप इसमें आपका सिटी का ले आओ, जो भी है म्यूनसिपैलिटी ले आओ, आप जो भी एग्जांपल्स दे रहे थे ना, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। हम आपको इसके बारे में पूछ रहे थे। एग्जीक्यूटिव एक्शन वो होता है जहां पे एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा, आप ये जानते होंगे कि हमारे देश में सारे निर्णय प्रेसिडेंट के सिग्नेचर एंड सील पे चलते हैं। यस और नो? यस मैम। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, राइट? हेड ऑफ द स्टेट होने के कारण उनके सिग्नेचर के बगैर कोई बिल भी नहीं पास होता, राइट? तो बिल पास होना एक बात है, और ये जो हमने बोला कि आपको बिल पास न करते हुए आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से ये करवा सकते हो, बाउंड्री डिस्प्यूट का सेटलमेंट, है ना, ये बोला हमने। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हम यहाँ पे स्थापित करने जा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है? बिल जब पास हो रहा है तो भी एग्जीक्यूटिव साइन करता है, और जब हमने बोला एग्जीक्यूटिव एक्शन, यहाँ पे ये है कि ये डायरेक्ट बस साइन कर देगा, किसी बिल पे नहीं करेगा। एक कागज होगा, कागज पे लिखा होगा कि ये रूल है, ये लॉ आज से लागू करना है, ये यहाँ पे सिग्नेचर अपना मारेगा, सील मारेगा, और हो गया, बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है पार्लियामेंट में, फिर इसको सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के 3 टाइप्स जो भी है वहां से करके, और फिर इसके ऊपर मतलब इसको पहले पास करवाया जा रहा है पार्लियामेंट में, दोनों हाउस से, लोकसभा राज्यसभा से, फिर ये जा रहा है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए, और तब जाके इस पे जब सील लग रहा है तब फिर ये बन रहा है लॉ। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, हमने ये सारी प्रोसीजर को बाईपास कर दिया, इतने को हमने बाईपास कर दिया, बस इतने को डायरेक्ट अप्रूव करवा दिया। इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन, राइट? गॉट द डिफरेंस? सौरभ? यस मैम, यस मैम। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है बाउंड्री डिस्प्यूट के करवाने की, बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करवाने के लिए। डायरेक्ट आप एग्जीक्यूटिव एक्शन करवा लोगे, मतलब डायरेक्ट सिग्नेचर करवा लोगे, और आपका बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकता है बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है? दिस इज नॉट रिटन इन आर्टिकल 4 बट इट वाज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके, I hope you get the idea. All right, let's move ahead now. किसी को प्रॉब्लम है आर्टिकल 4 में? अमेंडमेंट कब चाहिए होता है, कब नहीं चाहिए होता है, समझ में आ गया? समझ में आया गाइस? हाँ मैम। ओके, लेट अस नाउ मूव अहेड देन। तो टिल 1950 क्या होता था, हमने पहले भी इस बारे में बात की थी, जब याद है
कैबिनेट मिशन प्लान किसको याद है? हमने तब भी बताया था कि 4 ग्रुप्स बनाए गए थे. Who is it who's following the lectures right since the beginning? सौरभ, मनीषा, आप लोग पहले लेक्चर से साथ है ना? Ma'am, section A, section A, which is mainly constituted by Hindu majority. And Right, exactly. B and C, section B and C, मुस्लिम मेजॉरिटी. क्या Muslim आप हमको majority. बता सकते हैं इसमें कौन कौन से वो थे स्टेट्स, कौन Yes, से आए थे? ma'am. Section C, it is mainly by Bihar and नो, Sindh. नो. मैम वेस्ट बंगाल एंड आसाम. यस, यस. एंड सेक्शन बी में क्या था? पंजाब, Punjab, गुड, NWFP. ग्रेट. और सिंध Sindh. और NWFP एंड असम, ये दोनों चीजें थी जो कांग्रेस रूलिंग थी. यहाँ पे कांग्रेस मेजॉरिटी आई थी, लेकिन ये मुस्लिम मेजॉरिटी सेक्शन में चले गए थे, बी एंड सी में. यस, यस और नो गाइस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद है ना चीजें? हाँ मैम. ओके. अब कैबिनेट मिशन प्लान के बाद हमने दोबारा से देखा था जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, वहां पे 296 ब्रिटिश इंडिया की सीट्स आई थी, याद है? जिनमें से कुछ Ma'am, 292 is it? 292 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस और 4 थे चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस. ग्रेट, एग्जैक्टली. तब जाके वो 296 बने थे, है ना? 292 प्लस 4. तो जो 4 गवर्नर्स प्रोविंसेस पे हमने बोला था एटलीस्ट इतने तो याद रखना, अगर ये 11 नहीं याद रख पाओ तो ये 4 कोई बताएगा हमको? अजमेर, हाँ. मारवाड़. हाँ, एक हो गया. और कुर्ग हो गया, कुर्ग. एग्जैक्टली. और and was it Balochistan, ma'am? नो 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 नो, दिल्ली. Oh, Delhi. Okay. दिल्ली वाज द चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस. इंपॉर्टेंट, आप इसको कैसे भूल सकते हैं, है ना? In one of the notes I got, Balochistan was also there, but in Lakshmikant it is not there, I guess. I don't know. As per my knowledge, they are Delhi, Ajmer Marwar, Coorg and Pant Pipaloda. जो MP में है, हमने बताया था पंत पिपलोदा. Okay, okay. Right. And the 11 governors provinces were UP, Bengal, Bombay, Bihar, Madras, Assam, Punjab, Odisha, NWFP, Central Provinces and Berar, and lastly Sindh. ठीक है? इन दोनों जगहों में जो डिफरेंसेस हुए ना स्टेट्स में, उसको अच्छी तरह से समझना. ठीक है गाइस? कौन सी चीजें कहाँ गई? बिकॉज इन्होंने प्रपोज क्या किया था, फिर हमारे इलेक्शन होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने किस तरह से बैठ की चीजें बनी. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, ठीक है. तो पार्ट ए बी सी आपको पता है, मतलब ये क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान वाले अभी हमने आपको रिवाइज करवा दिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले रिवाइज करवा दिए. बट टिल 1950 क्या हो रहा था? पार्ट ए जो होते थे, लेट मी इरेज अ लिटिल बिट, हम गंदा करते हैं. पार्ट ए स्टेट्स जो होते थे, those were the governors provinces.
and those were 9 of them. Okay, 9 गवर्नर्स प्रोविंसेस होते थे, जो कि सारे के सारे गवर्नर्स प्रोविंसेस पार्ट ए में इंक्लूड कर रखे थे. कैबिनेट मिशन प्लान में चीजें थोड़ी सी अलग थी, है ना. दे वर बेस्ड ऑन हिंदू एंड मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज. यहाँ पे ये किस तरह से बेस्ड है आप देख रहे हैं. इसको गवर्नर्स प्रोविंसेस, गवर्नर रूल कर रहे हैं. पार्ट बी प्रिंसली स्टेट्स, कौन है, प्रिंसेस रूल कर रहे हैं. प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर. These were also 9 of them. ठीक है. And these princely states were ruled by Raj Pramukh. Then part C states were chief commissioners provinces, जो हमने देखे पहले 4 हुआ करते थे कैबिनेट मिशन प्लान में. Here in part C states it is 10 of them. क्यों? क्योंकि चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस प्लस कुछ प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे इंक्लूडेड थे, तो ये पूरे मिला के 10 बनते थे. ठीक है. एंड देन पार्ट सी में ही आज जिसको हम लोग यूटी बोलते हैं, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज, वो भी आया करती थी पार्ट सी में, राइट. एंड पार्ट डी में केवल अंडमान निकोबार हुआ करता था. इज दैट क्लियर नाउ? किस बेसिस पे चल रही है चीजें, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पीपल? Ma'am, this is until 1950, right? हाँ, 1950 तक पार्ट ए बी सी डी. पार्ट ए जो है गवर्नर्स प्रोविंसेस है, गवर्नर डायरेक्ट अपना रूल कर रहे हैं, गवर्नर जनरल आई मीन. ठीक है. पार्ट बी हेडेड बाय राज प्रमुख, कुछ प्रिंसली स्टेट्स विथ लेजिस्लेचर वाले, जिसके पास लेजिस्लेचर है वो वाले प्रिंसली स्टेट्स गवर्न बाय राज प्रमुख. पार्ट सी एंड डी, सी डी दोनों भी वर हेडेड बाय चीफ कमिश्नर. इसमें क्या क्या थे? चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, कुछ प्रिंसली स्टेट्स एंड ऑल ऑफ द सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज. एंड फाइनली पार्ट डी जो है उसमें केवल अंडमान निकोबार था, जो कि अगेन चीफ कमिश्नर ही खुद रूल कर रहा था. ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. ओके. I cannot move my slide. अभी तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? दोबारा बता दे स्लाइड्स. किसी को कुछ प्रॉब्लम आर्टिकल 1 2 3 4? एनीवन गाइस? एशली, कुंबर, मनीषा? हाँ, एशली, यू हैव अ डाउट? Go ahead, ask it.
यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट टॉकिंग, या फिर आप अच्छा माइक नॉट वर्किंग, नो प्रॉब्लम, आप टाइप कीजिए प्लीज, व्हाट इज इट दैट आई कैन हेल्प यू विथ. मीनवाइल मनीषा, नबायन दत्ता, राजू नाथ, सुरभि, सुशांतो, कोई प्रॉब्लम? Ma'am, actually, can you please explain Article 4 once again? Okay. Ashley, type in your doubt. Meanwhile, I'll resolve his. आर्टिकल 4 में सुशांतो ये कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस होंगे वो अमेंडमेंट्स नहीं माने जाएंगे. केवल वो चेंजेस जो आपकी अपनी कोई पार्ट ऑफ टेरिटरी को, कोई फॉरेन स्टेट को अगर सीड करता है तो उसको आप अमेंडमेंट मानोगे. और इसीलिए आया हमारा 9th अमेंडमेंट, जहां पे पेरुबारी वाज एन एनक्लेव इन इंडिया, जो हमने पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया था इन 1960 बाय 9th अमेंडमेंट. ठीक है. Okay, ma'am. और साथ में ये भी कहा गया कि अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए आप चेंजेस करते हैं तो उसको भी अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, या उसको अमेंडमेंट की तरह लेकर जाने की जरूरत नहीं है, या बिल पास करवाने की जरूरत नहीं है. यू कैन डू इट एनी टाइम बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन. And this was a Supreme Court judgment relating to Article 4. ठीक है? That is all for Article 4. Okay, ma'am. Do I have Ashley's message? Article 1, 2, 3. Ashley, you have a problem with Article 1 to 3? Ashley, did you not understand Article 1, 2 and 3? Okay, let me just briefly go ahead and revise it for you. Article 1 Ashley कहता है कि इंडिया, that is भारत, मतलब इंडिया के दो नाम दिए गए हैं, shall be a union of states, मतलब सारे स्टेट्स को मिलके बना हुआ है हमारा इंडिया, that is भारत. ये कहता है आर्टिकल 1. अब इन स्टेट्स, ये स्टेट्स आए कहां से? इन स्टेट्स को अगर रीनेमिंग करना है या इनको अगर फॉर्म करना है इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब नया स्टेट इसमें एडमिट करना है इस यूनियन में, या फिर नया स्टेट फॉर्म करना है, एस्टैब्लिश करना है इस यूनियन के लिए, तब आप क्या करोगे? ये लिखा हुआ है आर्टिकल 2 में. और आर्टिकल 3 में लिखा है कि अगर आपको इसका रीनेमिंग करना है, बाउंड्री ऑल्टर करनी है स्टेट्स की, तो आप कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो आर्टिकल 2 एंड 3 इन दोनों में जो जो भी बातें हुई है, आर्टिकल 4 में बताया कि वो अमेंडमेंट नहीं होगा. क्यों ऐसे बोला कि अमेंडमेंट नहीं होगा? क्योंकि आर्टिकल 3 में एक प्रोसीजर दी गई है कि अगर आपको स्टेट्स में कोई बदलाव करने हैं, एडमिशन करना है, एस्टैब्लिशमेंट करना है, फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट करना है, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज करनी है, कोई नया नाम, है ना, ये सारी चीजें अगर आपको करनी है तो आप कैसे करोगे? तो कहा गया है कि प्रेसिडेंट का सबसे पहला रोल आएगा कि वो प्रायरली रेकमेंड कर देगा कि हाँ इस तरह का चीज आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते. मतलब जब बिल का ड्राफ्ट फॉर्म होगा, वो ड्राफ्ट दिखाया जाएगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बोलेगा कि हाँ विथ माय प्रायर रिकमेंडेशन यू हैव माय परमिशन टू गो अहेड अबाउट इट. साथ ही में ये रिकमेंडेशन देते वक्त ही वो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के पास, उसके अपने व्यूज मांगने के लिए कि भाई तुम्हारे स्टेट से इस तरह की चेंजेस की जाने वाली है, क्या तुमको मंजूर है? अगर स्टेट बोलता है मंजूर है, अगर बोलता है नहीं मंजूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रेसिडेंट है, वो अपने मन का मालिक है, उसको जो मन करेगा वो करेगा. ही इज नॉट बाउंड बाय सच व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर.
और अगर यही चीज किसी यूनियन टेरिटरी के साथ होती है, फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी, तो प्रेसिडेंट को इसका प्रायर व्यू लेने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इट ऑलरेडी कम्स अंडर द सेंटर। ठीक है, और फिर रिकमेंडेशन देने के बाद वो पार्लियामेंट को बोलेगा कि ठीक है इस बिल को तुम पास करवा लो बाय सिंपल मेजॉरिटी, और फिर वो एक एक्ट बन जाएगा, एंड दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 123 एशली। डू यू नाउ अंडरस्टैंड इट? Okay. Anybody having any further problem with Article 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4, guys. No, ma'am. Okay. Shall we now move ahead and look into the linguistic commissions that have been set up? Yes. Okay. एक था एस के धार. It was for the reorganization. All of these, JVP and फजल अली पनिकर कंजरू कमीशन. इसको फजल अली कमीशन बोलते हैं क्योंकि he was the head of the commission. These were the other members. तो ये सारे किस लिए थे? लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन करे या ना करे. आपके स्टेट में कौन सा स्टेट लैंग्वेज है? त्रिपुरा में Bengali, ma'am. बंगाली इज द Bengali. ऑफिशियल लैंग्वेज. क्या? Bengali and Kokborok. कोकबोरो. अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेज. Yes. तो सारे लोगों की मदर टंग भी वहां पे बंगाली या कोकबोरो ही होनी चाहिए, ऐसे कुछ सुझाव आए थे. तो इस तरह के लिंग्विस्टिक कमीशंस बैठाए गए और बोला कि सारे बंगाली लोगों को एक ही बंगाल दे दो, त्रिपुरा से भी निकालो इनको, और पूरे के पूरे वहां पे बस बंगाल में बंगाली ही रहेंगे, और त्रिपुरा में बस कोकबोरो लोग जो है जिनका मदर टंग वही रहेंगे. बंगाली स्पीकिंग पीपल वोंट बी स्टेइंग इन त्रिपुरा. ऐसे कुछ मांगे निकलने लगी. तब हाँ. हाँ हाँ बोलिए. नहीं ऐसा ही है. तो एस के धार कमीशन बैठाया गया सबसे पहले. इट सेड दैट रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस. तो भाई समझ में आता है. बट लिंग्विस्टिक फैक्टर, नो. ऐसा कैसे होगा कि सारे के सारे कोकबोरोक बोलने वाले लोग बस त्रिपुरा में हो और सारे के सारे बंगाली बोलने वाले लोग बंगाल में हो? नहीं, ऐसा नहीं. हाँ, बट ये ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए अगर आप चाहते हो कि बाइफर्केशंस हो, डिविजन्स हो, रीऑर्गेनाइजेशन हो, तो ठीक है. ओके. देन केम द JVP commission. Who were the members? Can someone tell me? Sardar Patel and Huh? I forgot name. And I forgot his name. Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Pattabhi Sitaramai. Okay. So they rejected again language as the basis for reorganization. Same चीज, language के basis पर नहीं हुई. J is for Jawaharlal Nehru. V is for Vallabhbhai Patel. And P is for Pattabhi Sitaramai. इन लोगों ने बोला सेम चीज, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं. दे रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस
of reorganization of states. लेकिन जैसा आपने बताया कि कुछ लोग थे चाह रहे थे कि सारे के सारे बंगाली एक ही स्टेट में भरे हो और कहीं नहीं, और त्रिपुरा में कोई बंगाली नहीं रहेगा, सारे कोकबुरुक, है ना. I'm just taking it as an example, don't get offended, okay. And the real example would be Andhra ka. There was this person Potti Sri Ramalu. He sat on a hunger strike. बोला कि मेरे को भाई चाहिए मेरा अपना आंध्रा, पूरा का पूरा, जस्ट फॉर तेलुगु स्पीकिंग पीपल, लिंग्विस्टिक बेसिस पे मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं चला मरने, है ना. एंड देन द गवर्नमेंट हैज टू गिव इन. क्यों कि 1953 के अक्टूबर में दिस पर्सन पास्ड अवे व्हेन ऑन एन हंगर स्ट्राइक. तो तहलका मच गया पूरे स्टेट में एंड गवर्नमेंट को गिव इन करना पड़ा बाय सेपरेटिंग मद्रास का तेलुगु स्पीकिंग पीपल. और बन गया आंध्रा. ठीक है, स्टोरी समझ आई. Yes, ma'am. Then came in this Fazl Ali Commission 1953, and they did accept language as the basis of reorganization. इन दोनों ने बोला लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, ये एकदम उल्टा बोल गया, बोला ठीक है लैंग्वेज तो लैंग्वेज से कर लो, लैंग्वेज की बेसिस पे रिऑर्गेनाइजेशन करो. लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो तुम बात कर रहे हो ना कि बंगाल में केवल और केवल बंगाली ही रहेंगे और त्रिपुरा में केवल और केवल बोरोक स्पीकिंग पीपल रहेंगे, नहीं भाई, मैं इसको भी मना कर रहा हूँ. कौन बोला? फजल अली, पणिक्कर एंड कुंजरू. They recommended to abolish this ये जो है ना ABCD, इसको बोला abolish करो. फजल अली कमीशन. This was set up by नेहरू. नेहरू ने सेटअप किया था फजल अली कमीशन एंड फजल अली कमीशन सेड इसको पहले तो खत्म करो, ये ABCD ऐसा नहीं, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात हर कोई कर रहा है. धार ने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात की. यस, ये भी बोल रहा है कि लैंग्वेज को हम ठीक है तैयार है समझने देखने के लिए, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट की बात हमको नहीं समझ आती, क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए करना है तो पार्ट ABCD स्टेट्स जो है इसको अबॉलिश पहले करो, फिर लैंग्वेज के बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से यू कैन गो फॉर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. एंड दिस फजल अली कमीशन सजेस्टेड 16 states and 3 सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज, जिसको आज हम यूटी कहते हैं. इसको ध्यान रखना, 16 plus 3, okay. And according to the recommendation of this commission, we came up with this amendment to our constitution, 7th amendment, जिसके द्वारा हमने इन्होंने जो बोला 16 plus 3 हमने बनाया, बट 16 plus 3 नहीं बनाया, 14 plus 6 बनाया. 14 states and 6 union territories by 7th constitutional amendment of 1956. ठीक है, कहानी समझ आई?
पोटी श्री रामालू की कहानी है, फजल अली की कहानी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ आई? Yes, ma'am. ओके देन सबसे पहला स्टेट बना यूपी, जो कि नया नाम लेके आया। इट वाज पहले क्या था? यूपी ही था। United Province. हाँ, बाद में जाके ये बन गया टू हैव अ न्यू नेम। दिस वाज द फर्स्ट वन, उत्तर प्रदेश, राइट? 1950 में। 69 में मद्रास, देन 73 मैसूर, लक्कादीवी, मद्रास यू माइट नो, है ना, चेन्नई, मैसूर, लक्कादीवी एंड मिनिकॉय, अमिनी देवी, इन लोगों के नेम चेंज हो गए। कर्नाटक, लक्षद्वीप, यस, लक्कादीवी, मिनिकॉय, अमिनी देवी। 92 में यूटी ऑफ दिल्ली became NCT of Delhi by 69th Constitutional Amendment. National Territory, National Capital Territory of Delhi, है ना? And then 2006 में उत्तरांचल, पौंडीचेरी and Assam. 2011 में finally Orissa became Odisha, right? Got it, guys? Yes, ma'am. Okay. Now, आपके लक्ष्मीकांत में ना चैप्टर के पीछे में दिया हुआ है कि कौन से मतलब सीक्वेंशियली कि ईयर वाइज ऑन अ टाइमलाइन कि कब कौन सा स्टेट बना, फॉर्मेशन। आई हैव अ निमोनिक मेड अप इन माई ओन लैंग्वेज, आपको अगर समझ आए यू कैन प्रोबेबली यूज दैट टू लर्न इट, but this sequence is very important. दो तीन चीजें जो याद रखनी है। 1954 में दादरा एंड नगर हवेली was created by the 10th Constitutional Amendment. और 54 से 61, this 10th Constitutional Amendment came in 61, 1961, ठीक है। लेकिन फिर क्योंकि ये तो दादरा नगर हवेली ऑलरेडी बन चुका था 54 में, तो 54 से 61 के बीच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नगर हवेली वाज कैरिड ऑन बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर chosen by people. ओके और अभी जो इसका स्टेटस है दादरा नगर हवेली का, ये 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61 के बाद जो है ये अभी एग्जिस्टिंग है। एंड ऑल्सो यू वुड नो रिसेंटली इसको कंबाइन करवा के क्या बना है, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, ये एक ही बन गया है पूरा कंबाइन करके। Yes, ma'am. ठीक है। देन 1960 में गुजरात कहां से निकला था? Bombay. महाराष्ट्र, मतलब वही बॉम्बे तो महाराष्ट्र एंड गुजरात, दिस टू came into being in 1961. Oh, sorry, 60. And 1961 में then Nagaland. 61 तक it was placed under Assam governor,
गवर्नर ऑफ असम। 61 तक नागालैंड वाज रूल्ड बाय द गवर्नर ऑफ असम। उसके बाद 61 में फिर इसको अलग स्टेट बना दिया गया। सिमिलरली 62 पुडुचेरी। इट वाज एन एक्वायर्ड टेरिटरी। हमने भी पढ़ा था एक्वायर्ड बाय विच आर्टिकल? हाउ कैन यू एक्वायर इट? Article 2. तो Puducherry was an acquired territory. It became in 1962 a UT by 14th constitutional amendment. '66 में हरियाणा, हिमाचल, HH याद रखना, हरियाणा एंड हिमाचल 66 में। 66 डबल है, HH डबल, ठीक है। 66 हरियाणा एंड 71 हिमाचल। नाउ दीज टू 66 से याद रखना है दोनों HH, ओके। जस्ट इसका ईयर भी याद रख लेना। नाउ दिस बोथ ऑफ दीज वर formulated, were created on the recommendation of Shah Commission। 66 डबल है, HH हरियाणा डबल है, कमीशन MM डबल है। देयर इज अ कमीशन जिसके रिकमेंडेशन पे हरियाणा एंड हिमाचल HH बने हैं 66 में। 66 अगर एक बार याद रह जाएगा तो 71 66 के बाद ही याद रह जाएगा, ठीक है। एक ही कमीशन है जो आपको याद रखना है, इसलिए डबल M कमीशन, शाह कमीशन, राइट। देन (1972) में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। 75 में सिक्किम। Now just know that Sikkim was a protectorate of Government of India. जब 1947 में हमको इंडिपेंडेंस मिली थी तब से अभी तक इट वाज अ प्रोटेक्टरेट। अभी तक मतलब 75 तक। प्रोटेक्टरेट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड ओनली प्रोटेक्ट सिक्किम। अभी हमारा स्टेट नहीं है, ये बस प्रोटेक्ट कर रहे हैं। चोग्याल रूलर्स होते थे 1947 तक। इनकी पैरामाउंसी 1947 में इंडिपेंडेंस के साथ ही चली गई। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया को ज्वाइन करना है या पाकिस्तान को ज्वाइन करना है, ये सीन आया था ना। एंड पटेल वाज द मेजर फिगर जिसने कन्विंस किया इन रूलर्स को, प्रिंसली स्टेट्स को, टू ज्वाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन अपनी ऑटोनॉमी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला, कोई बात नहीं, तुम ये रूल करो भाई, तुम्हारी ऑटोनॉमी तुम्हारे पास, वी विल जस्ट लुक आफ्टर यू एज अ प्रोटेक्टर, यू वुड बी आवर प्रोटेक्टरेट। बट फाइनली 1975 में सिक्किम was converted into a state to be included into the Union of States in India, to be included in the first schedule of Indian Constitution। ठीक है, समझ में आया? इसको यहाँ पे 75 में स्टेट बनने से जस्ट पहले, थोड़ा पहले 74 में
एक अमेंडमेंट कंडक्ट किया गया इसके लिए, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। which converted the status of Sikkim from protectorate to an associate state। एसोसिएट स्टेट तो बन गया, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि अभी हम तुम्हारा यहाँ एसोसिएट हटा देंगे, तुम्हारे को पूरा स्टेटहुड दे देंगे 1975। ठीक है, गॉट इट। और इसके लिए ये जो अमेंडमेंट हम बता रहे हैं क्यों जरूरी है, बिकॉज आर्टिकल 2A was introduced into the constitution। आर्टिकल 2 के हिसाब से आप नया स्टेट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, which are not a part of India and Sikkim was not a part of India then, और आपको इसको एडमिट करना है into your union, है ना। इसके लिए Yes, आर्टिकल 2A का इंट्रोडक्शन जरूरी था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड इट वाज मेड बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इस तरह से जाके ये एक एसोसिएट स्टेट पहले बना। एंड दिस 35th amendment also introduced 10th schedule। What is this? 10th schedule किस बारे में है? एंटी डिफेक्शन लॉ में। Of course, yes। And thus, Article 371F was repealed according to this 35th amendment। क्या है ये 371F? It gave special provisions to Sikkim। क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटेक्टोरेट था, एसोसिएट स्टेट बन रहा था 35th से। अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगले साल फिर हम इसको स्टेट बना रहे हैं, है ना। 75 में इसको पूरी तरह से स्टेटहुड मिल गया। गॉट इट। अब कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं है इसके लिए, दे आर रिपील्ड। अब ये एक फुल फ्लेजेड स्टेट ऑफ इंडिया है। ऑल्सो द ओनली वन टू बी टोटली ऑर्गेनिक। खत्म हो गया ना करंट अफेयर्स? आर यू स्टडिंग गाइस? यस और नो? सिक्किम इज द फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट, पता है कि नहीं है? yes मैम, पता है। Then 87 में we had Mizoram, Arunachal and Goa coming in as new states। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड and Jharkhand। And recently, as you know, 14 में, yes, Telangana, है ना? Now, how many of you can read the Devanagari script? yes I can read now। One। बाकियों का क्या? आप लोग पढ़ सकते हैं? Can you guys read Devanagari script? Ashley? नो मैम। No. Sushanto, you can't read. Surbhi? Raju? Debayan? Manisha? Okay। I'll use the Roman one फिर, है ना, अगर आपको नहीं पढ़ना आता है तो फिर क्या करें। But I had this आपको याद रखने के लिए। See,
अच्छा नहीं, पहले लेट मी राइट. दिस इज दादा. गुना Okay. So this is Dada. That is Dadra and Nagar Haveli. दादा आपके यहाँ पे भी बोलते हैं ना बंगाली में भाई को? Yes. Yes, ma'am. Dada is बड़ा भाई elder brother. So let us take Dada as Dadra and Nagar Haveli. गुणाचा पोरगा. गुण मतलब समझ आता है ना आपको? आप में बहुत बड़े गुण है, लाइक क्वालिटीज है. हाँ, गुण. गुण is qualities. Dada is a, okay, how do I tell this? Porga in Marathi is boy. Okay, just remember Porga and you are done with it. Guna ka मतलब of having qualities. गुणों का you can consider. So Gu is Gujarat and NA, Na is Nagaland. Dada is Guna ka boy. Boy is Porga. PO I want you to learn here is Pondicherry. ठीक है? But Dada is Guna ka boy. बहुत क्वालिटीज वाला boy. But मट्टी में गई शिक्षा. शिक्षा, दादा ने शिक्षा ली, मतलब एजुकेशन लिया. शिक्षा इज एजुकेशन, बट वो सारी मट्टी में चली गई. वाई? दादा इज एक्चुअली अ गुना का बॉय, मतलब बहुत क्वालिटीज वाला बॉय, बट उसका जो सारा एजुकेशन है, शिक्षा, वो मट्टी में चली गई. सो MA इज मणिपुर. T is for Tripura. ME Meghalaya. MA is Manipur. ME is Meghalaya. Okay. शिक्षा सिक्किम. SHIK. ठीक है ना? तो हम दादा के साथ नहीं जाएंगे. मी एंड अरुणा. MI is me. Me and Aruna shall go. Me is Mizoram. This is Arunachal Pradesh. And go is Goa. ठीक है? This is Dada. Gujarat. If you know Gujarat, you would know Gujarat has come out of Maharashtra. तो गुजरात महाराष्ट्र एक ही साथ है ना? गुजरात, नागालैंड. दादा गुना का बॉय इज पोरगा. पोर. ओके. पौंडीचेरी. बट मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा. वेयर इज 1972? ओके, हाँ, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय. माटी में गई शिक्षा. सिक्किम.